अब जब उनको वहां से ले जाने लगे, मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थी। जाने के बाद 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटा का मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारे लिए फर्ज इस बात का है उस इंसान को याद किया जाए, उस शख्स को याद किया जाए जिसकी वजह से ये तमाम रोशनियां, ये तमाम जमघट, ये तमाम तरक्कियां जिसके जरिए से हम सबको हासिल हुई और जिसने अपनी साबित कदमी से ये साबित किया कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन आजम था इसी के आगे छोड़ दिया। आजम खां साहब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका वास्ता, जिनका ताल्लुक, जिनकी मोहब्बतें और ज़ाती मरासिम शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा होगी। मेरे वालिद हमेशा एक बात कहा करते थे कि जिंदगी में कोई फैसला फौरन मत लो, पहले खूब सोचो, लोगों के साथ मशवरा करो, अपने दिल को, अपने ज़मीर को उस फैसले के लिए तैयार करो और जब फैसला ले लो तो फिर दुनिया की कोई ताकत अगर तुम्हें झुकाने की भी कोशिश करे तो उसकी आदत बन जाए। ये सब कुछ मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा कि मेरी अपनी जाती हैसियत बस इतनी है कि मैं आजम खां साहब का बेटा हूं। उसके बाद जिस्म के कपड़े से लेकर हड्डी पर खाल तक वो भी होनी चाहिए। ये सारी वीडियो आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। और जब दिन में 5 बार अपने मालिक के आगे सर झुका लिया, उसके बाद किसी जुल्म के खिलाफ सर झुकाना चाहिए। इसीलिए इन तमाम चीजों के दिन और इस मौके के दिन अगर हम अपने लीडर को भूल गए तो हम अपनी इस इमारत की बुनियाद को भूल गए। मैं तमाम लोगों का जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर हाजिर हुए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम
जिम्मेदारान का, तमाम शहर के लोगों का, तमाम कांडा के लोगों का। जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से। मुकाबला बहुत बड़ी ताकत से, और वो ताकत सिर्फ सियासत की ताकत नहीं होगी, वो ताकत सियासत की होगी, दौलत की भी होगी, ज्यादती की भी होगी, नाइंसाफी की भी। लेकिन उस ताकत का मुकाबला अपने मालिक पर यकीन रखते हुए और इत्मीनान के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना करना है। और किसी भी मौके पर आजम खान साहब ने मुझे ये पैगाम लेकर भेजा था कि तमाम लोग पूरे जिले में जब आए तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया कि मुखालिफ उनकी ताकत के सामने बहुत अदना है। ये बात आप भी जानते, ये वो शहर है, ये वो जिला है, एक चुनाव में नारा लगा था कि वजीर आजम बनाम आजम, तब भी आजम खान साहब ही। क्योंकि आजम खान साहब सिर्फ न सांसद है, न सिर्फ विधायक। आजम खान साहब अपने आप में एक तहरीक, एक ऐसी तहरीक जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छे दिन देखे और बहुत बुरे दिन। एक ऐसा दौर भी देखा है जब कोई जलसा, बहुत कमजोर लोग साथ थे उस वक्त, और वो कमजोर लोग किसी मौके पर, किसी जलसे में ताली बजाते हुए डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ताली की खबर नवाबों तक पहुंच जाए और आने वाला सवेरा उनके और उनके बच्चों को नसीब ना हो। उस तहरीक ने बोला, लेकिन उस मालिक का करम और आप लोगों के मजबूत कंधों का साथ ऐसा कामयाब हुआ कि जो लोग हाथ मिलाकर हाथ पर सैनिटाइजर लगाया करते थे, आज वो पीढ़ी की ब्रांचों में जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आए। नारेबाजी में ये आपकी था, कौन नहीं जानता इस तारीख को। यहां पर जितने सीनियर लोग बैठे हैं वो सब इस तारीख से वाकिफ हैं। ये तारीख अगर सबसे ज्यादा किसी को जानना जरूरी है तो उन नौजवानों को ये जानना जरूरी है कि हम कौन बदनसीब लोग हैं, हम कौन बदनसीब लोग। हम वो हैं जिन्हें 8 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया गया। हम वो लोग हैं जिन्हें पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं दी गई। हम वो लोग हैं जो डरते थे
कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे घर की इज्जत पर, हमारे घर की बहन बेटियों पर नवाब खानदान के किसी फर्द की नजर। ये जुल्म का आलम कौन नहीं जानता इस तारीख, कौन नहीं जानता इस तारीख को कि 1857 में जब मुल्क आजाद हुआ, यह माफी चाहूंगा 1857 में जब मुल्क की आजादी के लिए पहली तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक को नाकामयाब करने में नवाब रामपुर का क्या रोल था? अगर नवाब रामपुर उस वक्त अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों का साथ देते तो ये मुल्क शायद 90 साल पहले ऐसा। नौजवानों, ये बात जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी गुलामी के बदले नवाब रामपुर को लक़ब दिए गए फर्जंद इंग्लिशी और फर्जंद दिलपजीर। कभी इलाहाबाद जाओ, वहां के सेंट्रल हॉल में जाना और ऊपर गुंबद पर नाम लिखना तुम्हारी आजादी को अंग्रेजों की गुलामी में तब्दील करने की एक बहुत बड़ा इनाम मिला था। मैं जेल में था और मैं अखबारात में पढ़ता था कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हुआ। चुनाव निकट जाए, एक तहरीक चलाएंगे, दरखास्त करेंगे अदालत से, दरखास्त करेंगे ये जमीन की जायदाद तो इन्होंने कमाई नहीं, ये तमाम जमीन जायदाद पर हक इस मुल्क की आवाम का है। और ये तमाम जायदाद सरकार के सुपुर्द होना चाहिए और इस पर तालीम का कोई काम सरकार करना चाहे तो करे, गरीबों को मकान देना चाहे तो वो दे, लेकिन किसी ऐसे शख्स को इतनी बड़ी जायदाद नहीं मिलनी चाहिए जिसके माजी में भी जिसने उन लोगों का साथ दिया हो जिसने इस मुल्क को गुलाम बनाया। वो तमाम लोग आज फिर आपके बीच हैं। कुछ फिल्म लगता है स्वाद में ठीक से पिट नहीं पाए, स्वाद में फिल्म अगर ठीक से फ्लॉप हो गई होती, वैसे तो बहुत ही शानदार फ्लॉप हुई थी, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है, अभी कुछ कसर बाकी है। और जब दोनों फिल्में एक साथ पिटेंगी और दोनों फिल्में एक साथ फ्लॉप होंगी तब कहते ना फिल्म चल गई, फिल्म पिट गई। पिछली बार बनी दो थी फिल्में, पर्दे पर एक किया वो पिट गई, इस बार दोनों की बनी तैयार। एक साहब की फिल्म रामपुर वाले ठीक से देखेंगे और एक साहब की तो बहुत ही ठीक से देखेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि दूसरे वाले को अभी तक सिनेमा हॉल ही ढूंढ रहे, ये नहीं पता पिक्चर चलाने का। उनके रोज पिक्चर हाथ बदल रहे, वो रोज है ना यहाँ पर, वो रोज कभी किसी पिक्चर हॉल में दरखास्त लिए खड़े हैं, कभी किसी पिक्चर हॉल में दरखास्त लिए खड़े हैं कि कहीं इतना इंतजाम तो हो जाए
कि 10,000 का ही आंकड़ा पार हो जाए, यही कह रहे थे आंकड़ा। उन्होंने कई जगह मौके पर कहा कि समाजवादी वाले आए, इन्हें बताएंगे, इन्हें मारेंगे, इन्हें पीटेंगे, झगड़ा करेंगे। सच कहूं तो अपने वालिद की बर्बादी में उनका भी पूरा, और उन्होंने माशाल्लाह मेरा काम 50% से भी कम कर दिया। मैं तो चाहूंगा कि वो ये अपना काम बदस्तूर जारी रखें, वो जितना जारी रखेंगे उतना। कांग्रेस के पता नहीं कितने और प्रत्याशी आएंगे या जाएंगे, और ना आपका उनसे कोई मुकाबला है। सच आपको भी मालूम, सच नहीं। इसलिए आपकी लड़ाई बड़ी है, और आप इस बात के गवाह हो कि जब भी सख्त दौर आए, जब भी ऐसे हालात बने कि लोगों पर बेइंतहा जुल्म हुए, जब भी हालात बने कि इंसान की जान की कीमत जीप के टायर की कीमत से भी कम हो गई, जब भी ऐसे हालात बने कि बेरोजगार किसान, नौजवान अपने हक को मांगने लखनऊ और दिल्ली गया, हक तो नहीं मिला, लेकिन हक की जगह पुलिस की लाठियां उसे जरूर मिली। और जब भी ऐसा दौर आया है, उस दौर के बाद इनकलाब भी आया है, और उस इनकलाब में रामपुर वालों का हमेशा बहुत अहम रोल है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान एक तरफ जब पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेगा, अभी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया इस चुनाव के दौरान रामपुर वालों पे होने वाले जुल्मों को भी देखेगी, आज तक भी देखा, और शायद 10 मार्च तक भी देखेगी। लेकिन अपनी इस लड़ाई को जो नाइंसाफी के खिलाफ है, उसे बिना गुस्सा किए अगर कोई आपके ऊपर हाथ भी उठाए तो मेरी खातिर, आजम खान साहब की खातिर जवाब। तुम्हारा मुखालिफ आज सबको मुकदमों में फंसकर जेलों में बंद करना चाहता है, और मेरे लिए जिस तरीके से मेरा घर का फर्क जरूरी है, उसी तरह आपकी हिफाजत भी जरूरी है। मैं किसी अपने के खून पर या उसकी तकलीफ पर जीत का जश्न नहीं मनाना चाहता, और अगर किसी अपने ने खुदा ना करे गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत करी, तो ये गम उस इंसान को जो इस जिंदगी के बहुत सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और आज भी वो मेरी और आपकी खातिर, मेरी और आपकी मोहब्बत में अपने जिंदगी की सियासत के इतने उरूज के बावजूद एक 8x8 की कोठरी में अकेला मत है, वो मेरे और आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी, ना आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, ना आपकी लड़ाई कांग्रेस से है,
आपकी लड़ाई सरकार से, आपका चुनाव सरकार से। और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव हराया जा सके। जो लोग जिन्हें 2017 याद होगा, मैंने हर जगह इसी बात को कहा कि आपका चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, और वो चुनाव इसलिए नहीं है कि हमारी किसी से कोई ज्यादा दुश्मनी, लेकिन जब एक तेज रफ्तार गाड़ी एक मगरूर चलाने वाले के साथ बेगुनाह किसानों को कुचलेगी तो इंकलाब तो आएगा। जब पूरे देश का किसान दिल्ली की सर्द रातों में डामर की सड़कों पर सोने को मजबूर होगा तो इंकलाब तो आएगा। जब 700 बेकसूर किसान उस ठंड से, उस गर्मी से, उस बरसात से, उन तकलीफों से तड़प कर उस सड़क पर मरेंगे तो इंकलाब तो आएगा। जब किसानों को मवाली कहा जाएगा, उनको चीन का एजेंट कहा जाएगा तो इंकलाब तो जरूर आएगा। जब बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार के नाम पर लखनऊ बुलाकर लाठियों से पीटा जाएगा तो इंकलाब जरूर आएगा। जब बेगुनाह लोगों को भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाया चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी और कुछ चोरी करी, पेड़ चोरी, शराब, लोगों को बंद किया जाएगा तो इंकलाब तो आएगा। मेरे ख्याल से दुनिया मिसाल देती है, बहुत से लोगों की मिसाल दी जाती है कि फला ने इतना जुल्म किया, फला ने इतना जुल्म किया, लेकिन पिछले 4, साढ़े 4, पौने 5 सालों में रामपुर जिले के साथ जो हुआ है उसकी आजाद हिंदुस्तान में उसकी दूसरी तारीख नहीं मिलती। चाहे वो बिजली के नाम पर चेकिंग हो, चाहे वो मास्क के नाम पर बेगुनाह लोगों को, मास्क पहने हुए लोगों को फाइन के नाम पर लूटा गया हो, पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर वो हाल कर दिया कि लोग ईदगाह गेट पार करने से पहले देख लिया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले वो बर्दाश्त किया है इसने। और बताइए, चुनाव भी अजीब चीज है। जिनसे अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनी वो भी पर्चे बांट रहे हैं कि बिजली का काम ना कराए। क्या जिन्होंने सिर्फ स्वास्थ्य से लेकर गड़ियाल की सड़क इसलिए नहीं बनवाई कि अगर ये सड़क बन गई तो अगले चुनाव में क्या करेंगे। जिन्होंने 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का आया हुआ सिर्फ इस बिना पर वापस कर दिया कि रामपुर वालों को, रामपुर बहुत खुशहाल है, तरक्की की कोई क्या जरूरत थी। मैं
यही तालीम गाहें बनाई जा सकती, स्कूल बनाए जा सकते, कॉलेजेस बनाए जा सकते थे, यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती। लेकिन इरादा यह था कि ये रामपुर जो हमेशा नवाबियत का गुलाम रहा, वो आजाद हिंदुस्तान में उनका गुलाम रहे। लेकिन एक आदमी, एक इंसान, एक फर्द, एक तहरीक शुरू हुई और जिसने रामपुर वालों से ये वायदा किया कि रामपुर के लोगों, मैं तुम्हें सोने और चांदी के कंगन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरा वादा है कि तुम्हें इज्जत तुम्हें जीने का हक दिलाऊंगा और ये गुलामी की पीढ़ी तुम्हारे पैर से उठाऊंगा। मैं उनका जिक्र जानबूझ कर आज इसलिए कर रहा हूं, और मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों, अगली बार जब उस खानदान का कोई फर्क दिखे तो बस इतना पूछ लेना कि 1857 की आजादी में आप लोग किस तरह थे। ये तारीख आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले शायद यही चाहते हैं कि समाजवादी जीते। उन्होंने टिकट दिए हैं, उन्होंने खुद ही अपना इलेक्शन खत्म कर दिया। और मैं तो, एक शेर है कि गर्दिश याद तेरा शुक्रिया, मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। वाकई मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। मेरे साथ जो हुआ, न तो मैं पुलिस के आगे झुका, न झुकूंगा। मेरा भरोसा इस मुल्क की अदालत पर है और अपने मालिक पर है। और मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जिनकी वजह से आज ये हम हैं, ये तमाम चीजें हैं, वो सच को जाने। मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगे, मैं बताऊं मेरी खता क्या? मेरी इतनी खता थी कि मैं सवाल भी जब जाया करता था तो कभी चौड़े सोफे पर नहीं बैठा, उसी प्लास्टिक की पूरी कुर्सी पर बैठा जिसमें सारे लोग बैठा करते थे। अब जब मुझसे किसी ने वहां पर उस सोफे पर बैठने को कहा तो मैंने यही कहा कि यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है। अब कोई नवाब बाकी नहीं रहा, अब नवाब आवाम है, वो जिसे चाहेगी नवाब बनाएगी और जिसे चाहेगी उसको उस कुर्सी पर से उतार। और मुझे, मेरे घर को, मेरी बीमार मां, मेरी बीमार मां, 75 साल की उम्र की मेरी बीमार मां, जिसने 35-40 साल बच्चों को पढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का काम देखने लगी, वो बीमार हुआ जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जेल जाने से पहले, तो प्लेट और स्क्रू से उसकी हड्डी बनाई। एक ऐसी बीमार, एक ऐसी बीमार मां, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई मेरा मुखालिफ हो सकता है, आजम का साहब का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन शायद पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी वालदा का मुखालिफ। वो बीमार मां मेरी
बेगुनाह, बेपता 10 महीने तक जेल में रखी गई, जेल में रखी गई। हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया जाता था सनीचा के रोज। 10 मिनट। और जो सिपाही महिला गैर की ड्यूटी पर होता था, अगर मुझे कभी मिल जाया तो मैं पूछता था ठीक तो है। सनीचा के अलावा बस एक रोज उससे मुलाकात और हुई थी। वो बीमार औरत अपने बैरिक से निकलकर बाहर गई, ठोकर लगी, गिरी और कंधा टूट गया। उसके बाद भी इस नाइंसाफी को करने वालों को नहीं होता। ये मेरी कास्ट, मैंने वो कम देखे। यहां पर बहुत से लोगों ने बहुत कम देखे, बहुत से अपनों को खोया है। यही शान था खड़े हैं, अपने वालिद के इंतकाल में शरीक नहीं हो सकते। मैं आज तक अपनी नानी के इंतकाल में नहीं जा सका, ना ताजियत में जा सका। मैंने अपने वालिद, लोग कहते हैं कि मोर्चे होते हैं, मैंने मोर्चा होती देखा है। सच है, जब बाबा की तबीयत ठीक हुई तो मैंने एक बात कही कि इलाज तो बहुत हुआ, लेकिन शायद किसी ऐसे ने दुआ कर दी जिसकी दुआ मालिक ने नहीं डाल सका। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा, जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी है। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर होने के हाथ है। और जब उनको वहां से ले जाने लगे, मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थे। जाते वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे में मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी, अल्लाह जेब तो मैं काट ही ना हूं, जो कोई शिकायत बस तू मेरे बारे में बस।
बातें ऐसी आई, जब ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा देखने के काबिल नहीं और जेल में ही मार दी जाएगी। तमाम बातें, पूरा इलेक्शन है, आप सबसे मुलाकातें भी होंगी, लेकिन एक बात बस कह रहा हूं, जब लोग जेल में मुलाकात करने आते थे तो वो यही कहते थे कि आजम भाई जब से आप गए हो ऐसा लगता है कि सर से सरपरस्ती खत्म। ये बात अपने दिल में अहम करके लेकर जाइएगा कि आजम खां कोई इंसान नहीं है, मेरा और आपका गुरूर है। और हम अपने गुरूर की हिफाजत करें। और तमाम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ, उन किसानों की, उन बेरोजगारों की, उन माओं की, उन बहनों की जिनके साथ नाइंसाफियां, उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाली 10 तारीख को मालिक ने चाहा तो बदलाव जरूर होगा और राम उस बदलाव की कयादत करेगा। गम बड़ा हो सकता है, लेकिन इस गम और इस गम की तकलीफ को अपने दिल में रखिएगा। मुखालिफ बहुत चाहेगा कि आप अपना आप खोएं, उनकी पूरी सजा। मैं एसपी साहब से भी इस बात की दरखास्त करूंगा, डीएम साहब है उससे भी करूंगा, जो ऑब्जर्वर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हो, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें और तमाम लोगों को इस बात की तायीद करें कि पूरे चुनाव किसी भी तरीके का कोई तसादुम या कोई झगड़ा, यहां तक कि किसी को बुरी निगाह से घूरे भी नहीं, मोहब्बत से लड़िए, अच्छे से लड़िए इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से दिलों में बैर बांधते। अगर कोई आपका मुखालिफ भी है तो अपना चुनाव लड़े, आप अपना चुनाव लड़े, किसी से बैर न बांधे। इस बात की अहद करके जाए कि 40 साल एक इंसान ने जो हम सबको ट्रेनिंग दी है, अल्लाह करे, मेरा मालिक करे, आप सबकी दुआएं रंग लाए और बहुत जल्द अदालत मेरे वालिद के साथ इंसाफ करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेगी और वो बहुत जल्द हमारे बीच वापस आए। हमें भी उन्हें ये दिखाना है कि 40 साल आपने जो हमें तोते की तरह रटाया है, वो पैगाम ना हम कल भूले थे और ना आज। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। मुलाकात होती रहेगी, खुदा अगर दोबारा जब तक बंद नहीं किया तब तक तो हो ही रही है, इंसाफ भी मिलेगा। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर दूं कि अपने दिलों से इस बात को बिल्कुल निकाल दे। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें हालात बहुत मुख्तलिफ थे। उस वक्त प्रशासन दुश्मनी पर अमाना था, वो किसी भी कीमत आपको चुनाव जीतना ही नहीं, जीतना तो छोड़िए, चुनाव में खड़ा ही नहीं होने देना चाहता। लेकिन आज के बदले हुए दौर में, आज की तारीख
जो मौजूदा अधिकारी आए हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या पुलिस में हो, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कोई ऐसा अंदेशा होता हो कि चुनाव की निष्पक्षता को किसी भी तरीके से उसको कमजोर करने की उन्होंने कोई कोशिश की है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके आप अपना चुनाव प्रचार करें, घर घर, जब तक चुनाव आयोग का अगली डायरेक्शन नहीं आ जाती। अभी तक प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हम भी कानून का पालन करें और वो भी कानून का पालन करें और इस तरीके से चुनाव मोहब्बत से हो जाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग से ये भी चाहते हैं कि सरकार ने कोशिश करी है कि कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे। कुछ अधिकारी हैं अभी जिनका कयाम आसपास के जिलों में है और वो वहां से बैठकर रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करें। मेरी दरखास्त है कि चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले। बेहतर है कि लोगों में ये पैगाम न जाए और सार्वजनिक जगहों पर ये ना कहा जाए या हमें भी इस बात को कहने के लिए मजबूर न किया जाए कि हम इस बात को कहें कि कौन सा अधिकारी निष्पक्ष है और कौन सा अधिकारी बीजेपी के एजेंट। मैंने कहा ना, ये वो जिला है जब नारा लगा था आजम बना वजीर आजम, तब भी वजीर आजम कल भी कायम था, आज भी कायम है और अल्लाह करे उनकी सरपरस्ती हमेशा हम सबको मिलती रहे। उनकी दुआएं और उनका साथ, ये खुशी मेरे आने की, ये खुशी नहीं मजबूरी है। ये खुशी उस दिन पूरी होगी जिस दिन आजम का साथ। मैं जो भी इंतजामिया से लोग हैं उनसे एक बात की दरख्वास्त करूंगा कि जैसे अगर 22 के बाद जल्सों की इजाजत मिल जाए तो जिस तरीके से आजम का साहब की कुर्सी लगती है वो कुर्सी वैसे ही लगेगी और इस उम्मीद पर लगेगी कि वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। उनकी इस तस्वीर की ताकत दिखनी है जिसमें सारे मुखालिफ को मिला।